हेलो टू एवरीवन। गेट फिजिक्स से जो एग्ज़ाम है वो 6 फ़रवरी 2021 यानी कि कल जो है कंडक्ट हो चुका है। इस बार जो पेपर है वो इजी नहीं था। इस बार पेपर मैं कहूँगा मॉडरेट से डिफ़िकल्ट पेपर था। इस बार मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो IIT जैम पैटर्न में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं और बच्चों ने सिली मिस्टेक्स भी की हैं, इसलिए मुझे लगता है कट ऑफ जो है वो कम जानी चाहिए। अब जो है क्वेश्चंस आज हम डिस्कस जो कर रहे हैं ये 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अगर हो सकता है डाटा में कुछ मिस्टेक्स हो तो देख लीजिएगा, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कोची रेजिड्यू थ्योरम से बेस्ड। ठीक है, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। तो यहाँ पर जो हमें गिवन था ये था इंटीग्रल IN दिस इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय z माइनस n का स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर वेयर दिस कंटूर C इज इन द अपर हाफ प्लेन। ठीक है, अपर हाफ प्लेन में है एंड इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, और यहाँ पर जो z की वैल्यू है वो हमारे पास में है x प्लस आयोटा y और हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है समेशन IN वेयर n रन फ्रॉम 1 to 5। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले जो है आप कोची रेजिड्यू थ्योरम का यूज़ करना है, इसलिए आप पोल्स जो है चेक करिए कहाँ पर लाई कर रहे हैं। पोल्स चेक करने के लिए यहाँ पर इस डिनोमिनेटर की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो आ जाएगा z माइनस n का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर और इसे दैट z माइनस n दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई आयोटा। यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू पाई आयोटा प्लस में n एंड माइनस पाई आयोटा एंड प्लस में n। पर ये जो पोल है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर ये पोल आप कंसिडर करते हैं तो फिर ये चला जाएगा लोअर हाफ प्लेन में। ठीक है, बिकॉज माइनस पाई आयोटा है, इसलिए ये वाला पोल हम जो है कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोल कंसिडर करेंगे जिसके अबाउट हमें रेजिड्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब रेजिड्यू जो है ऑब्वियसली ये फर्स्ट ऑर्डर पोल है, तो फर्स्ट ऑर्डर पोल में रेजिड्यू का जो फॉर्मूला होता है वो है लिमिट z टेंड्स टू z0 एंड z माइनस z0 f ऑफ z। किसी एक पर्टिकुलर n की वैल्यू के लिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n आई विल सॉल्व दैट लिमिट z टेंड्स टू दिस इज पाई आयोटा प्लस में n। ठीक है, और z माइनस में पाई आयोटा एंड माइनस एंड दिस प्लस, सो माइनस आएगा n और यहाँ आ जाएगा f ऑफ z। ठीक है, f ऑफ z यानी कि 1 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर आप यूज़ कीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर जो आप b मानेंगे वो मानेंगे पाई आयोटा। ठीक है, ताकि यहाँ पर प्लस आ जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा z माइनस n एंड प्लस पाई आयोटा एंड z माइनस n माइनस पाई आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैंसिल होने लग रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, जैसे यहाँ पर ये टर्म जो है कैंसिल होने लग गई है। अब यहाँ पर जो z की वैल्यू है वो हम रखेंगे पाई आयोटा प्लस में n, तो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय और पाई आयोटा प्लस में n माइनस n प्लस पाई आयोटा। दिस इज द रेजिड्यू फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n से जो है ये कैंसिल हो जाएगा एंड आई एम गेटिंग 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रल की वैल्यू है फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, ठीक है, वैसे तो ये n पर डिपेंड ही नहीं करने लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी वैल्यू 2 पाई आयोटा इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई आयोटा, तो इसकी वैल्यू है 1। और क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू रन कर रही है 1 से लेकर के 5 तक, इसलिए यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा इसका आंसर। दैट मीन्स 5 विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट जो इसमें ऑप्शन था वो ये था कि जो सिलिकॉन है ये हमारे पास में डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता है, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन है उसमें है गैलीलियम आर्सेनाइड, ये हमारे पास में इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, थर्ड जो ऑप्शन था इसमें कहा गया कि सिग्मा यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट डिक्रीजेज इन केस ऑफ मेटल्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये मेटल्स की बात चल रही है यहाँ पर। और लास्ट जो फोर्थ ऑप्शन है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पर डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा होगा मास्टर्स में कि यहाँ पर जो मिनिमा होता है कंडक्शन बैंड का और मैक्सिमा होता है वैलेंस बैंड का, दे आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर
एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दी, और यू से दैट एट द सेम वैल्यू ऑफ द वेव वेक्टर। किसके केस में? डायरेक्ट बैंड गैप में। इसलिए इसको लेजर्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स को लेजर्स में भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये आसानी से लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और इमिट भी कर लेता है, ठीक है। तो गैलीलियम आर्सेनाइड जो कि एलईडीज में यूज होता है, इट इज ए एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, नॉट एन इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में जो वेव वेक्टर के होता है, इसकी डिफरेंट वैल्यू होती है, ठीक है, एट द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमा ऑफ द वैलेंस बैंड एंड मिनिमा ऑफ द कंडक्शन बैंड, ठीक है। इसलिए यहां पर ये हमारे पास में सिलिकॉन इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है और गैलीलियम आर्सेनाइड हमारे पास में डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स यहां पर इनकरेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, इसमें आपसे कहा गया है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है इन केस ऑफ मेटल्स। तो ये हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल्स के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं, इसलिए पॉजिटिव आयंस वहां पर ज़्यादा जनरेट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब वो चलेंगे ऑब्वियसली अपने पाथ में, तो वहां पर रुकावट होगी। अब रुकावट होगी तो वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही है ये। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सिग्मा यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर इंक्रीज करता है, ना कि डिक्रीज। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो मोर इलेक्ट्रॉन्स आर जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, हैंस इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मस्ट बी इंक्रीजिंग, ठीक है। सो यहां पर ऑप्शन जो सी है ये यहां पर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, लगभग स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन गलत करके आए होंगे, ठीक है, पर हो सकता है कि तुक्के में ये जो है आंसर सही हो जाता है। अब यहां पर क्या गिवन है कि 3 बोसॉन्स हैं, ठीक है, 3 बोसॉन्स, और उसको 1 डायमेंशनल बॉक्स में जो है उसको हमने प्लेस करना है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो है, ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसकी हमें जो है इसमें हमें n²/2 की वैल्यू मुझे बतानी थी, ठीक है, n²/2 की वैल्यू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो देखिए 3 बोसॉन्स हैं। अब ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो फॉलो करेंगे नहीं, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट में अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड स्टेट में n = 1, इसी स्टेट में तीनों के तीनों बोसॉन्स लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर n की वैल्यू 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 3 है, ठीक है। अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, इन यूनिट्स ऑफ h², ठीक है, डिवाइडेड बाय 2ma², तो इसकी वैल्यू 3 है। ये 2 तो यहां पर कांस्टेंट है, इसको बाद में कंसीडर करेंगे। सबसे पहले n जहां पर वेरी करने लग रहा है, इस n की वैल्यू मुझे देखनी है, तो n² की वैल्यू यहां पर 3 है इन केस ऑफ ग्राउंड स्टेट। अब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी को देखिए, ठीक है, या कह सकते हैं n² की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए आप यहां पर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम बात करें तो कैसे आप देखेंगे, यहां पर देखिए 1 1 1 ग्राउंड स्टेट में यहां पर आपको मिल रहा है 3, ठीक है, फिर 1 1 2, या कह लीजिए 1 2 1, या फिर कह लीजिए 2 1 1, ठीक है। तो n = 1 में 2 पार्टिकल्स और n = 2 में अगर एक पार्टिकल हुआ तो फिर हमारे केस में एनर्जी इन यूनिट्स ऑफ h²/2ma² कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 + 1 5 + 1 6, ठीक है। फिर इसके बाद में है यहां पर 1 2 2, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंगली 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहां पर कुछ करके आएंगे 2 2 और 2, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली देख लेते हैं एक बार, यहां पर कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा 4 + 4 + 4, दैट मीन्स 12, ठीक है। अब एक बार ये देखिए 1 1 3, ठीक है, कितना आ जाएगा यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9 + 1 10 और प्लस 11। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये एनर्जी लोवेस्ट है, इसलिए ऑर्डर जो है वो पहले ये आनी चाहिए थी, इसके बाद ये आने चाहिए थे। तो ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 11 आएगा, ना कि 12, ठीक है। तो यहां पर n²/2 जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/2, दैट मीन्स 5.5, ठीक है। कंसिडर यहां पर 6 किया जाएगा, अगर आप 6 करके आए हैं, ठीक है, इन इंटीजर, तो यहां पर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इजी था, 1 मार्क्स में पूछा था, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गेट, ठीक है। यहां पर नोट गेट्स लगाए थे इनपुट्स में, एंड देन यहां पर हमारे पास में और गेट लगा था, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं ए है, ये बी है, तो यहां आ जाएगा ए बार, यहां आ जाएगा बी बार, तो यहां पर आ जाएगा ए बार प्लस में बी बार, एंड बाय डी मॉर्गन थ्योरम इसका आप ऐसा ले सकते हैं ए बी बार,
ठीक है। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द NAND गेट, ठीक है, दिस इज द आउटपुट ऑफ NAND गेट। सो आंसर विल बी द NAND गेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, ठीक है, जिसका स्पिन कितना है, हाफ है, उसका हमें वेव फंक्शन गिवन है, ठीक है। वेव फंक्शन है हमारे पास में 1 डिवाइडेड बाय 3 और 2 प्लस आयोटा एंड 2, ठीक है। और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ फाइंडिंग Sx, जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, x कंपोनेंट ऑफ द स्पिन, इसकी वैल्यू है h कट डिवाइडेड बाय 2। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, ठीक है। माइनस h कट बाय 2 भी आ सकता है, तो दोनों कैसे करवा देता हूं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि Sx में h कट बाय 2 जो है, इसके कोरस्पॉन्डिंगली नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर क्या होगा, तभी तो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो आइगन वैल्यूज तो ऑब्वियसली Sx जो है, जिसकी वैल्यू होती है हाफ h कट सिग्मा x, ठीक है, दिस इज द पोली स्पिन मैट्रिक्स। तो यहां पर आ जाएगा हाफ h कट और ये आ जाएगा 0 1 1 0, ठीक है, 0 1 1 0। अब इसके कोरस्पॉन्डिंगली अगर हमें h कट बाय 2 की आइगन वैल्यू जो है, इसके कोरस्पॉन्डिंगली नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट जो है हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा हाफ h कट 0 1 1 0, ठीक है, a और b, दिस इज इक्वल टू h कट बाय 2 और ab, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ जाएगा b, यहां पर a एंड दिस इज इक्वल टू a और यहां पर आ जाएगा b। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b, ठीक है। तो यहां पर इसको आप 1 मान सकते हैं, तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहां से आ जाएगा 1 और 1। और नॉर्मलाइज्ड बात करें तो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/√2 एंड 1 1, ठीक है। माइनस h कट बाय 2 के कोरस्पॉन्डिंगली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर 1 -1 आ जाएगा, ठीक है। और 1/√2 तो सेम रहेगा। अब ये हमारे पास में AB यानी कि आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्ड्स टू दिस आइगन वैल्यू h कट बाय 2 हमारे पास में आ गया है। अब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट फाइंड आउट करने के बाद में आप जो है प्रोबेबिलिटी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो होगी ये आ जाएगी हमारे पास में 1/√2, ठीक है, 1 1 और यहाँ आ जाएगा 1/3 और 2 प्लस आयोटा और 2, ठीक है, और स्क्वायर। देखिए ये आप देख सकते हैं सोल्ड एग्जाम्पल है ग्रिफिथ्स में, ठीक है। यहाँ पर बस वेव फंक्शन जो है ये डिफरेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा 1/9 × 2 दैट मीन्स 18 और यहाँ जाएगा 2 प्लस आयोटा और प्लस में 2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/18 एंड 4 प्लस आयोटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 1/18 एंड 4 प्लस आयोटा एंड 4 माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/18 एंड 16 प्लस 1 दैट मीन्स 17/18 इज द आंसर। 17/18 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन जो है ये टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी से बेस्ड क्वेश्चन था। मैंने कहा था आपको ये क्वेश्चन भी आना है, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, ये हमारे पास में स्क्वायर वेल गिवन है, इसकी लेंथ है L, ठीक है, और ये हमारे पास में पर्टर्बेशन है, दिस इज द पर्टर्बेशन। स्ट्रेंथ V नोड है, ठीक है, स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, V नोड है। और हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फाइंड आउट करना था इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल आप यहां पर स्क्वायर वेल के केस में, ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि एरिया कितना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दैट वेल। जैसे इस केस में अगर हमें एरिया देखना है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ V नॉट × L डिवाइडेड बाय लेंथ कंप्लीटली है L। तो यहां पर आ जाएगा इसका आंसर V नॉट बाय 2, ठीक है। ये तो बात हुई ट्रिक की। अगर आपने ट्रिक नहीं पता है तो आप जो है स्टैंडर्ड मेथड से भी यूज कर सकते हैं। यहां पर जो परटुर्ब्ड हैमिल्टोनियन की वैल्यू होगी या परटुर्ब्ड पोटेंशियल होगा वो कितना होगा इस केस में, यहां पर आ जाएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे एंड दिस इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन दैट मींस x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आ जाएगा V नोट स्ट्रेंथ है x डिवाइडेड बाय L, ठीक है, पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग में है, ठीक है। तो यहां पर आप फॉर्मूला अडॉप्ट कर सकते हैं E1 1, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन दी ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो यहां पर आ जाएगा 2/L, ठीक है, और 0 to L एंड साई स्टार h डैश साई, ठीक है। तो आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई x डिवाइडेड बाय L एंड दिस हैमिल्टोनियन इज V नॉट x डिवाइडेड बाय L dx, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट V नॉट डिवाइडेड बाय 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 7th क्वेश्चन जो है ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से बेस्ड क्वेश्चन था इन द एनालिटिकल मैकेनिक्स, जिसमें हमें कैपिटल Q और कैपिटल P की वैल्यू गिवन थी, ठीक है। एक थी A डॉट P और एक थी B डॉट R, ठीक है। यहाँ पर A और B दोनों ही क्या है, कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, दोनों ही क्या है, कांस्टेंट वेक्टर्स हैं। देन यू हैव टू फाइंड आउट इफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, A डॉट B की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो देखिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसकी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर है जो पॉइसन ब्रैकेट है QP, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लग रहा है, आप इसको ऐसे ले सकते हैं AI और P, यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट है तो सम BJ और R, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं अब इसकी वैल्यू, यहाँ जाएगा AI PI और BJ और RJ, ठीक है। अब एक बार जो है आप प्रॉपर्टी जो है पॉइसन ब्रैकेट की वो आप यूज़ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ जाएगा AI, यहाँ जाएगा PI और BJ RJ, प्लस में यहाँ से आ जाएगा PI और AI और BJ और RJ, एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑब्वियसली देखिए ये चीज़ जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे तो कांस्टेंट आएगा हमारे पास में, और कांस्टेंट का जो है हमारे पास में किसी के भी साथ भी आप ले लीजिए पॉइसन ब्रैकेट, उसकी वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर भी फिर दोबारा से हम प्रॉपर्टी यूज़ करें तो कितना आ जाएगा, AI और यहाँ आ जाएगा PI और BJ और यहाँ आ जाएगा RJ, प्लस में AI और यहाँ आ जाएगा PI और RJ और यहाँ आ जाएगा BJ, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगेन फिर दोबारा से एक कांस्टेंट वेक्टर था, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पॉइसन ब्रैकेट की, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास में बचता है बस। तो AI BJ यहाँ पर आ जाएगा AI और BJ, और देखिए हम जानते हैं QP, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर हम बात करें RI PJ की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर अगर RI PJ की वैल्यू होती तो इसकी वैल्यू कितनी आती, 1 आती। अब इस केस में उल्टा है, ठीक है, PI RJ है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस में, अच्छा यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है डेल IJ, ठीक है, क्रॉनिकल डेल्टा टेंसर होता है, तो यहाँ पर अभी माइनस डेल IJ, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब I इज इक्वल टू J के इक्वल हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू J के अगर इक्वल हो जाएगा तो फिर उस केस में हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी माइनस AI BI, इसकी वैल्यू 1, दैट मीन्स AI BI की वैल्यू -1, और से दैट A डॉट B वैक्टर दिस इज इक्वल टू -1। सो -1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन ये न्यूक्लियर फिजिक्स से बेस्ड है, जिसमें भी गिवन था कि 2 न्यूक्लियॉन्स आर एग्जिस्टिंग इन सिंगलेट स्टेट, ठीक है। सो सिंगलेट स्टेट का मतलब ये हो गया कि 2s + 1 इसकी वैल्यू 1 है, दैट मीन्स s की वैल्यू है 0, ठीक है। ये सिंगलेट स्टेट के केस में s इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। अब 2 न्यूक्लियन सिस्टम है तो इस केस में आप ऐसे ले सकते हैं S1 + S2 इसकी वैल्यू 0 है, और इसको आप ऐसे ले सकते हैं हाफ h कट सिग्मा 1 प्लस हाफ h कट सिग्मा 2 दिस इज इक्वल टू 0, और यू से दैट सिग्मा 1 दिस इक्वल टू माइनस सिग्मा 2, ठीक है। अब हमें जो फाइंड आउट करना था वो था सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 की क्या वैल्यू होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 है, से दिस इज सिग्मा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, इसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू माइनस सिग्मा, दैट मीन्स माइनस सिग्मा स्क्वायर। सो माइनस का ही आ जाएगा सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा y स्क्वायर और सिग्मा z स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। मुझे याद है जहाँ तक है मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था, पर उस केस में हैमिल्टोनियन गिवन था, ठीक है, पिछले साल में ही आया था शायद, ठीक है, हैमिल्टोनियन उसमें गिवन था, और माइनस का शायद प्लस के सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 इसमें ऐड था, प्लस में यहाँ पर 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक टर्म जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, क्वांटम मैकेनिक्स में बोर्न अप्रोक्सीमेशन से बेस्ड था, ठीक है। इसमें पोटेंशियल गिवन था स्फेरिकली सिमेट्रिक V0 e⁻⁻ AR डिवाइडेड बाय R, ठीक है। ये ऑब्वियसली युकावा पोटेंशियल है, और हमें बताना है कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो है f⁵ ये किस तरीके से 1/q, ठीक है, या फिर q कह लीजिए, q की पावर जो है वो किस तरीके से इसके पावर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये हमें बताना है, मतलब इसकी पावर जो है वो क्या होगी। तो बोर्न अप्रोक्सीमेशन में स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल अगर हमें गिवन है तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है 0 to ∞, ठीक है, -2μ/b² आप बाहर ले लीजिए, ठीक है, और V0 और जो भी पोटेंशियल हमारे पास में गिवन है e⁻⁻AR डिवाइडेड बाय R, ठीक है। ये तो हमारे पास में हो गया पोटेंशियल V ऑफ R
साइन बी आर और डी आर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एफ ऑफ थीटा का। तो यहाँ से आ जाएगा -2 म्यू डिवाइडेड बाय बी एच कट स्क्वायर, ये आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा वी नॉट और 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ जाएगा e टू द पावर माइनस ए आर और साइन बी आर डी आर, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है जहां पर ये सम फंक्शन है किसका, आर का, ठीक है। वहां पर टाइम टी का पढ़ा होगा आपने, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो यहां पर साइन जो है इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, साइन ए टी, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये होता है। यहां पर भी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा, ए की वैल्यू इस केस में बी है तो बी डिवाइडेड बाय यहां जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। और देखिए ये बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये हमारे पास में कांस्टेंट टर्म है, इसलिए यहां पर डिपेंडेंसी कुछ इस तरीके से आ रही है कि एफ ऑफ थीटा जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाय बी स्क्वायर का, ठीक है। और बी जो है वो क्यू के साथ कैसे रिलेट करता है, इलास्टिक स्कैटरिंग में b इज इक्वल टू 2q साइन थीटा बाई 2, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। b इज इक्वल टू 2q साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्यू स्क्वायर और यू से दैट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू q टू द पावर -2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन जो है ये एटॉमिक फिजिक्स में जीमन इफेक्ट से बेस्ड है, जिसमें हमें ट्रांजिशंस जो है टोटल कंपोनेंट्स जितने होंगे वो हमें बताने थे, ठीक है। जो ट्रांजिशन हमारे पास में है वो है 2d 3/2 से 2p हाफ, ठीक है। अब इस केस में यहां पर s की क्या वैल्यू है, देखिए 2s + 1 2 है, दैट मीन्स s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। तो सिंगलेट ट्रांजिशन नहीं है ये, जिसमें हम नॉर्मल जीमन कंपोनेंट पढ़ते हैं, नहीं, ये कैसा है, एनोमलस जीमन इफेक्ट है। एनोमलस जीमन इफेक्ट में हम mj के कोरस्पोंडिंगली देखते हैं कि कितने ट्रांजिशन होने लग रहे हैं, सच दैट इट फॉलो द सिलेक्शन रूल del mj इज इक्वल टू 0 + -1, 0 to 0 इज नॉट अलाउड। लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था, अगर आपने इसमें टोटल नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट्स देखने हैं तो कैसे देखेंगे, देखिए यहां पर 3/2 यहां पर हाफ है, तो j की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन है, j की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन है, इक्वल भी नहीं है, अनइक्वल है, ठीक है। तो ऐसे केस में मैंने बताया था जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है वो है 6j + 3, ठीक है। और j क्या है, यहां पर j है लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है, इन दिस ट्रांजिशन। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6 × हाफ प्लस में 3, ठीक है, ये 3 पर कैंसिल एंड 3 + 3 इज 6। सो देयर आर टोटल 6 जीमन कंपोनेंट्स ऑफ दिस ट्रांजिशन, ठीक है, फ्रॉम 2d 3/2 से 2p हाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन जो है ये न्यूक्लियर फिजिक्स से बेस्ड है, जिसमें बीटा पॉजिटिव डिके होता है नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक मास 13 गिवन था और एटॉमिक नंबर 7। तो बीटा पॉजिटिव डिके में कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा, कार्बन में डिके होगा तो कार्बन 13 6 प्लस में E और यहाँ पर +1 आएगा, 0 आएगा, दैट मीन्स यहाँ पर निकला है पॉजिट्रॉन, ठीक है, नॉट इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आ जाएगा न्यूट्रिनो, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चेंज बताना है, जैसे यहाँ पर यहाँ ट्रांजिशन से यहाँ ट्रांजिशन जब गया है तो स्पिन पैरिटी में जो है चेंज आपने बताना था, ठीक है, ट्रांजिशन बताना था आपने। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इस केस में z की वैल्यू कितनी है, 7 है, n की वैल्यू कितनी है, 13 - 7 दैट मीन 6 है। इस केस में देखें तो z की वैल्यू कितनी है, 6 है, और n की वैल्यू देखें तो 7 है। देखिए यहाँ पर ओड इवन न्यूक्लियाई है, जिसमें z की वैल्यू यहाँ 7 है, n की वैल्यू 6 है, यानी कि इंटरचेंज हुआ है वैल्यू, ठीक है। तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आना है। शेल मॉडल के अकॉर्डिंगली इसका दोनों में यहाँ पर स्पिन पैरिटी जो है वो सेम होगी, स्पिन पैरिटी जो है चेंज नहीं होगी, ना ही स्पिन चेंज होगा यहाँ पर। तो शेल मॉडल है, ठीक है। तो शेल मॉडल के अकॉर्डिंगली देखें तो कन्फिग्रेशन जो है उसका मैंने याद करने का ट्रिक बताया था, उसके अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, s हाफ p 3/2 p हाफ, ठीक है, d 5/2, ठीक है, इस तरीके से था, s हाफ d 3/2 इस तरीके से। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, ठीक है, 2j + 1 आ सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 7, ठीक है, तो 7 हमने फिल करने हैं, तो 2 + 4 6 + 1 7, दैट मीन्स हाफ, और पैरिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पर -1 to the power l, ठीक है, -1 to the power l, तो ये आ जाएगा -1 to the power 1 यानी कि नेगेटिव, दैट मीन्स हाफ माइनस से हाफ माइनस, ठीक है, ये हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स से बेस्ड है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस आपने बताना था, ठीक है। सो 12th क्वेश्चन है, साई की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय √24 r/a e टू द पावर -r डिवाइडेड बाय 2a, और हमें बताना था कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस जो है उसके लिए r की क्या वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ a, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस की क्या कंडीशन है, dp
बाय डी आर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी है इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई साई स्टार साई और आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई और साई स्टार साई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/24, तो 1/24 और यहाँ से आ जाएगा आर, अच्छा ए भी यहाँ पर ले लेते हैं, ए स्क्वायर आ जाएगा ना, ठीक है, ए स्क्वायर और आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर बाई 2a ई टू द पावर माइनस आर बाई 2a और ये आर स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आर, ये तो कांस्टेंट है ना, तो सी ले लेते हैं इसको। ठीक है, सी आर टू द पावर 4 ई टू द पावर माइनस आर बाई ए, और इसका डेरिवेटिव करना है आर के रेस्पेक्ट में, उसको 0 पुट करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा सी, और देखिए आर टू द पावर 4 और ई टू द पावर माइनस आर बाई ए और मल्टीप्लाई विद -1 बाई ए। ठीक है, प्लस में ई टू द पावर माइनस आर बाई ए एंड आर टू द पावर 4 का कितना हो जाएगा, 4r³ हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा r टू द पावर 4 ई टू द पावर माइनस आर बाई ए डिवाइडेड बाई ए, दिस इज इक्वल टू 4r³ और ई टू द पावर माइनस आर बाई। ठीक है, यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाए, आर पर ये भी कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, आर की वैल्यू आ गई 4a। ठीक है, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, 4a इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये इजी था, मैंने करवाया भी था ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। ठीक है, आपने यहाँ पर 1/chi जो है वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स से बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके से हमारे पास में ग्राफ्स जो है वो गिवन थे और पूछा था दैट कोरस्पॉन्ड्स टू व्हाट। ठीक है, दिस इज से ए, दिस इज से बी, दिस इज से सी। ठीक है, तो काई इज इक्वल जैसे पैरामैग्नेटिक होता है तो काई इज इक्वल टू c/t होता है, दैट मीन्स 1/chi की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगा 1/chi की वैल्यू t/c। तो देखिए यहाँ पर ये क्या आने लग रहा है, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट मीन्स b कोरस्पॉन्ड्स टू पैरामैग्नेटिक, सो दिस इज पैरामैग्नेटिक। इसी तरीके से फेरोमैग्नेटिक केस में काई की वैल्यू सेसिबिलिटी क्या होती है, c डिवाइडेड बाय t माइनस में tc, ये होती है हमारे पास में। तो यहाँ पर नेगेटिव स्लोप आएगा, तो ये हमारे पास में देखिए नेगेटिव स्लोप यहाँ पर आने लग रहा है, दिस कोरस्पॉन्ड्स टू फेरो। ठीक है, और एंटी फेरो केस में कितना होता है सेसिबिलिटी, काई इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय t प्लस में tn। ठीक है, दिस इज क्यूरी टेम्परेचर एंड दिस इज नील्स टेम्परेचर। ठीक है, बिलो विच द एंटी और फेरो, ठीक है, एंटी फेरो और सिदट फेरो दैट बिहेव्स लाइक पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बची है हमारे पास में एंटी फेरो है। ठीक है, दिस इज एंटी फेरो। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में लैंडाउ थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन से बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें हमें फ्री एनर्जी की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, तो फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, फ्री एनर्जी की वैल्यू होती है यहाँ पर सम कांस्टेंट से f0 प्लस में यहाँ पर आएगा am स्क्वायर प्लस में bm टू द पावर 4, आगे भी होता है पर आगे हम जो है नेगलेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ -bh और आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है ये है m स्क्वायर, m यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन है वर्सेस टेम्परेचर T का। ठीक है, अच्छा a की वैल्यू यहाँ पर देखिए, a की वैल्यू है a0 T माइनस में Tc, ये हमारे पास में होती है। ठीक है, b डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। अब इस केस में a की वैल्यू देखिए, यहाँ से अगर T लेस देन Tc होगा, ठीक है, यानी कि लेस देन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, तो उस केस में हमारे पास में a की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और T ग्रेटर देन Tc, इस केस में a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। a की वैल्यू जो है उसमें f पर डिपेंडेंसी है, तो इसलिए फ्री एनर्जी भी चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर T इज इक्वल टू क्यूरी टेम्परेचर, और फेज ट्रांजिशन होने लग रहा है, इसलिए यहां पर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर T लेस देन Tc देयर मस्ट बी सिमेट्री ब्रोकन, इसको कहते हैं ब्रोकन सिमेट्री। ठीक है, सो ब्रोकन सिमेट्री यहां पर, और जो ग्राफ होता है अगर मान लीजिए f और m में पूछा होता तो इस तरीके से आता। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर, देखिए इक्विलिब्रियम के केस में यहां पर क्या आ जाएगा, डेल f बाई डेल m दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये नेट में भी क्वेश्चन आ चुका है वैसे। ठीक है, डेल f बाई डेल m दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपने जो है इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू m, तो इसको तो 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, a0 t माइनस Tc, और यहाँ पर आ जाएगा 2m और प्लस में 4b m³ दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, m स्क्वायर की डिपेंडेंसी देखते हैं टेम्परेचर पर यहाँ से। सो यहाँ से आ जाएगा a0 और यहाँ से आ जाएगा t माइनस में Tc और 2m दिस इक्वल टू -4b और m³। ठीक है, यहाँ से m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया ना यहाँ से, आप ऐसा भी कह सकते हैं m इज इक्वल टू 0 इज आल्सो ए सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा ये 2 पर कैंसिल, सो आई एम गेटिंग a0 और Tc माइनस t। ठीक है, ये माइनस साइन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2b, और ये से दैट अच्छा m स्क्वायर भी। ठीक है, तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, m स्क्वायर की वैल्यू आ गई a0
और टी सी माइनस में टी डिवाइडेड बाय यहाँ से आ गया यहाँ से 2b। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दिस इज ए कांस्टेंट, सो m स्क्वायर दिस इज डायप्रोपोर्शनल टू टी सी माइनस में टी और माइनस ऑफ टी माइनस टी सी। ठीक है, सो ऑब्वियसली दिस इज ए स्ट्रेट लाइन बट विद द नेगेटिव स्लोप, विद द नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पर हमारे पास में जो ग्राफ आएगा नेगेटिव स्लोप के साथ में इस टाइप से आएगा। ठीक है, दिस इज m स्क्वायर वर्सेस टेम्परेचर से दिस इज कर्व। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में पार्टीशन फंक्शन से बेस्ड। ठीक है, तो यहां पर वन डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए फ्री एनर्जी की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, मैंने कैलकुलेट भी करवाया था आपको। ठीक है, तो यहां पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए पार्टीशन फंक्शन में आपको कैलकुलेट करवाया था, कैसे करेंगे। यहां पर एनर्जी जो होता है ये होता है n प्लस हाफ h कट ओमेगा। ठीक है, डिस्क्रीट केस है तो पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी एन ई टू द पावर माइनस बीटा ई एन। एन की वैल्यू रन करेगी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऑल स्टेट्स आर सिंगल। ठीक है, सिंगल स्टेट सिंगल डिजनरेट, दैट्स वाई जी एन की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ई टू द पावर माइनस बीटा और यहाँ जाएगा एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस सीरीज को भी ओपन कर देते हैं, प्लस में ई टू द पावर माइनस 3 बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 प्लस में ई टू द पावर माइनस 5 बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर सीरीज जो है जीपी सीरीज बन सकती है अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूं यहां से। ठीक है, तो आ जाएगा ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 प्लस में ई टू द पावर माइनस में ये आ जाएगा बीटा एच कट ओमेगा प्लस में ई टू द पावर माइनस 2 बीटा एच कट ओमेगा एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी एंड दिस इज ए जीपी सीरीज विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। ठीक है, और इन्फिनाइट जीपी सीरीज जो होती है उसका सम कितना होता है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e to the power minus beta h cut omega. So answer of the partition function is e to the power minus beta h cut omega divided by 2 and 1 minus में e to the power minus beta h cut omega. ठीक है, और एक स्टेप और आगे चलना है, दैट मीन्स फ्री एनर्जी आपने निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, so उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू माइनस के टी एल एन जेड। ठीक है, सो माइनस के टी और एल एन ऑफ जेड। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर ln ऑफ a बाई बी का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो ln a माइनस ln b कर लेते हैं ताकि ये ln और ये एक्सपोनेंशियल यहाँ पर नेग्लेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर माइनस बीटा। ठीक है, और h कट ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और माइनस में ln ऑफ दिस होल 1 माइनस में e टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा। ठीक है, अच्छा माइनस के टी और ln और e ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस का एच कट ओमेगा बाय 2 के टी। ठीक है, और माइनस में अच्छा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में ln ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। ठीक है, और ये से कैंसिल, ये प्लस हो गया यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस में ln ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय एच कट ओमेगा बस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था जहां पर फ्री एनर्जी मैंने आपको दिया था और मैंने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। फिर दोबारा से नेट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर 0 अगर आप इसमें टेंड करवाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना फ्री एनर्जी की वो कितनी आनी चाहिए, हाफ एच कट ओमेगा एनर्जी की जो वैल्यू है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर t टेंड्स टू 0 करेंगे यहाँ से तो बीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 एंड 1 माइनस 0 इज 1, ln 1 इज 0, दैट मीन्स एच कट ओमेगा बाय 2। यस, वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन फिर दोबारा से देखिए स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से बेस्ड क्वेश्चन है, फेर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो केमिकल पोटेंशियल पर क्या अफेक्ट होता है। ठीक है, सो इसको हमें करना है। देखिए कैसे करेंगे, फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, जिसकी एनर्जी ई होती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, एन ऑफ ई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय के टी, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर म्यू केमिकल पोटेंशियल है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन है, तो हम जानते हैं टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है, गेट में क्वेश्चन आ चुका है ये, तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, फेर्मी एनर्जी EF होती है। एंड व्हाट आर द एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which occupied in this state when temperature is equal to 0 Kelvin। तो यहाँ पर अगर म्यू इज इक्वल टू EF अगर हम ले लें तो यहाँ से आ जाएगा ये देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1 बाय 1 प्लस ई टू द पावर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 50% ऑक्युपाइड। अब जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो केमिकल पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, डिक्रीज करेगा वो।
ठीक है, और डिक्रीज करेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं बात करूं तो ये भी कम हो जाएंगे, यानी कि n लेस देन हाफ हो जाएंगे उस केस में, ठीक है। इक्वल टू हाफ तो टेम्परेचर 0 केल्विन पर होगा। n जो है नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर ऑक्युपाइड इन द स्टेट इज देयर पॉपुलेशन इज लेस देन हाफ, लेस देन 50%। उस केस में जो ग्राफ आता है हमारे पास में, अगर मान लीजिए ग्राफ आ जाता है, ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, म्यू वर्सेस टी का। तो अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो EF होता है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर EF हो जाएगा एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इस तरीके से डिक्रीज करेगा, ठीक है। दिस इज म्यू वर्सेस टेम्परेचर टी, ठीक है, इस तरीके से डिक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज E0 e टू द पावर आयोटा एंड 4x प्लस 3y और प्लस में 5z और माइनस में 10 पाई t, ये हमारे पास में गिवन है, ठीक है। और हमें बताना था यूनिट वेव वेक्टर की वैल्यू। यूनिट वेव वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, कैसे बताएंगे, देखिए जनरल इक्वेशन सबसे पहले इसको कंपेयर कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जैम के अंदर। तो इसको अगर आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे विच इज E0 एम्पलीट्यूड ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड e टू द पावर आयोटा एंड k डॉट r माइनस में ओमेगा t, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जो k डॉट r की वैल्यू है विच इज ऑब्वियसली kx प्लस ky y प्लस में kz, ठीक है, z, इसकी वैल्यू हमारे पास में गिवन है 4x प्लस 3y प्लस में 5z। कंपेयर करने से पता चलता है कि kx की वैल्यू 4 है, ky की वैल्यू 3 है, kz की वैल्यू 5 है। तो k वेक्टर हमें यहाँ से मिल गया 4i कैप, 3j कैप एंड 5k कैप। पर हमें यूनिट वेक्टर निकालना था, इसलिए यहाँ से आ जाएगा k कैप दिस इक्वल टू दिस सेम एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मीन्स 16 प्लस 9 प्लस 25, दैट मीन्स √50, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास में क्वांटम फिजिक्स से बेस्ड है, जिसमें हमारे पास में गिवन जो है वो है स्टेट साई ऑफ एनी क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर। दिस इज 2 + 4, ठीक है। हो सकता है साई 2 + साई 4 गिवन हो तो अभी कोई बात नहीं है, ठीक है, 2 + 4 है। और हमें ये बताना था कि अगर साई ऑफ टी जो है, ठीक है, और साई ऑफ 0 जो है, दे आर बोथ ऑर्थोगोनल स्टेट्स, देन व्हाट इज द टाइम, ठीक है, किस टाइम पर। तो किसी भी टाइम t पर जो वेव फंक्शन की वैल्यू होती है वो होती है 2 e टू द पावर माइनस आयोटा e2 डिवाइडेड बाय h कट प्लस में 4, ठीक है, और e टू द पावर माइनस आयोटा e4 t बाय h कट। और ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन क्या होती है, ये है साई ऑफ t साई ऑफ 0, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 0, ठीक है। ऑर्थोगोनल के केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब देखिए इसको 2 पर, देखिए आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसको इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा, 4 इसके साथ करेगा तो 0 आएगा, 4 इसके साथ करेगा तो 1 आएगा। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट बचेगा और ये कंपोनेंट बचेगा, ठीक है। इसके साथ के कंपोनेंट जो होंगे दैट मीन्स 2 2 एंड 4 4, ये तो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और 2 4 और 4 2 ये भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, ठीक है, ये 1 हो जाएंगे और वो 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी हमारे पास में आ जाती है e टू द पावर माइनस आयोटा e2 t बाय h कट, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा प्लस में e टू द पावर माइनस आयोटा e4 t बाय h कट, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा इसको उधर भेज देते हैं तो कितना आएगा, e टू द पावर माइनस आयोटा e2 t बाय h कट, दिस इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर आयोटा e4 t बाय h कट। अब इसको नीचे लेकर के आते हैं तो यह आ जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा और e2 माइनस में e4, ठीक है, t बाय h कट, दिस इक्वल टू -1, ठीक है, -1 आ जाएगा। और -1 को आप लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा और 2n + 1 ऑफ पाई, ठीक है। चलिए इसको आगे देखते हैं। देखिए मिनिमम के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा e2 माइनस में e4, ठीक है, और t बाय h कट एंड दिस इज इक्वल टू आयोटा और ये आ जाएगा e टू द पावर आयोटा और पाई, ठीक है। सो यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो हमारे पास में आ जाएगा e, देखिए माइनस है ना तो इसको अंदर ले जाइए तो e4 माइनस e2 हो जाएगा, e4 माइनस e2 t बाय h कट एंड दिस इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी t की पाई h कट डिवाइडेड बाय e4 माइनस e2, ये हमारे पास में टाइम है, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ से E2 और E4 की वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो E2 यानी कि एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड टू द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, कितना हो जाएगा वो, ये हो जाएगा 2 + ½ n + ½ h कट ओमेगा। तो 2 + ½ h कट ओमेगा दैट मीन्स 5/2 h कट ओमेगा।
और E4 की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस हाफ, दैट मीन 9/2 h कट ओमेगा। ठीक है, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 2 h कट ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा पाई h कट डिवाइडेड बाय 2 h कट ओमेगा, h कट से h कट कैंसिल, सो आंसर इज पाई/2 ओमेगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट फिजिक्स से आया है। इसमें हमारे पास में गिवन है अफेक्टिव मास जो है होल और इलेक्ट्रॉन का जो रेशो है वो हमारे पास में गिवन है 2:11, और जो रिलैक्सेशन टाइम है होल टू इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास में गिवन है 1/2। तो हमसे पूछा है कि जो मोबिलिटी का जो रेशो होगा ऑफ द होल टू द इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास में क्या होगा। अब यहाँ पर जो मोबिलिटी है इसका फॉर्मूला होता है इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी तरीके से हमें ये अफेक्टिव मास या मास जो कह लीजिए मास और रिलैक्सेशन टाइम की टर्म में लेकर के आना है। तो हम देखिए टो और मास के बीच में रिलेशन हम जानते हैं बाय यूजिंग ड्रूड मॉडल, सिग्मा इज इक्वल टू NE² टो बाय m, दिस इज बाय ड्रूड मॉडल। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसको हम सिग्मा की टर्म में ले आए किसी तरीके से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्योंकि करंट से रिलेट करता है, करंट जो है करंट डेंसिटी से रिलेट करता है, और करंट डेंसिटी सिग्मा से रिलेट करता है, इसलिए यहां पर J इज इक्वल टू सिग्मा EB होता है, I/AB होता है, और I का फॉर्मूला होता है NEAVD डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा एरिया A। तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, VD की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लीजिए। VD की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, VD की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सिग्मा E डिवाइडेड बाय NE। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो आ जाएगा सिग्मा बाय NE आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये E से ये वाला E से ये वाला E कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा की वैल्यू आप ड्रूड मॉडल से रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से NE² टो डिवाइडेड बाय m, और यहाँ आ जाएगा NE। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, दैट मीन्स E टो डिवाइडेड बाय m। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, अब इसमें टो भी है m भी है, अफेक्टिव मास यूज कर रहे हैं तो m स्टार आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो रेशो हम कैसे फाइंड आउट कर लें, रेशो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास में म्यू h बाय म्यू e, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा टो h डिवाइडेड बाय टो e इंटू में m स्टार डिवाइड में इसलिए e आएगा डिवाइडेड बाय m स्टार h। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में टो h बाय टो e इसकी वैल्यू 1/2 है, और इसका में रिवर्स करना है, दैट मीन्स 11/2, दैट मीन्स 11/4 इज द आंसर। ठीक है, 11/4 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21st क्वेश्चन ये अगेन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है उससे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर λ1, λ2, T1 और T2 हमारे पास में T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये हमारे पास में डाटा गिवन है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लैम्डा है ये वेवलेंथ है, कोरस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमा इन केस ऑफ द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, एंड वी नो दैट कि जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है इसके अकॉर्डिंगली जो वेवलेंथ होती है एट द पीक ऑफ द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम इट गिव्स अस द मेजर ऑफ द टेम्परेचर बाय यूजिंग द रिलेशन। व्हाट इज दैट रिलेशन, लैम्डा mt इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट अ वेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो λ1 T1 दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड λ2 T2 दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। डिवाइड करें दोनों को तो आ जाएगा हमारे पास में λ1 T1 दिस इज इक्वल टू λ2 और T2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा T2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी λ1 T1 डिवाइडेड बाय λ2। ठीक है, तो T1 की वैल्यू 10,000 है तो यहाँ से आ जाएगा 10,000 और इनटू में λ1 है 289.8 डिवाइडेड बाय यहाँ पर है λ2 विच इज 579.6। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका डबल है तो यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 5000 पर। ठीक है, तो यहाँ पर T2 टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 5000 केल्विन। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमारे पास में सोलिनॉइड है, उस केस में सोलिनॉइड में वेक्टर पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ में ग्राफ प्लॉट करना था, तो कैसे प्लॉट करेंगे। देखिए सोलिनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इनसाइड बात करूं ऑफ ए सोलिनॉइड देन इट इज यूनिफॉर्म एंड इट्स वैल्यू इज म्यू नॉट NI और इसकी डायरेक्शन होती है z कैप। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हम देखें तो इसकी वैल्यू होती है 0। कोरस्पॉन्डिंगली अगर हम वेक्टर पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स से आप निकालेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में तो यहाँ से आ जाएगा इनसाइड है, यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है इनसाइड में म्यू नॉट NI और यहाँ पर होती है
r डिवाइडेड बाय 2 और फाई कैप इसकी डायरेक्शन होती है। अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो जीरो नहीं आएगा, ध्यान रखना ये बात। आउटसाइड जो है वो जीरो नहीं होता वेक्टर पोटेंशियल, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r और डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी फाई कैप, ठीक है। ए यहाँ पर है हमारे पास में व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सोलेनॉइड, ठीक है, जो हमारे पास रिंग्स होंगी इस केस में, तो इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास में ए है, ठीक है। आर जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है। अब इस केस में अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं r इज इक्वल टू ए है, ठीक है। अगर यहाँ पर r इज इक्वल टू ए है तो इनसाइड अगर हम बात करें तो इनसाइड वेरी करने लग रहा है वेक्टर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो इसका मतलब ये जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर 1/r है तो ये जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में वेक्टर पोटेंशियल वर्सेस r का ग्राफ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23rd क्वेश्चन एटॉमिक फिजिक्स से बेस्ड है। यहाँ पर स्पेक्ट्रल कन्फिग्रेशन जो है, स्पेक्ट्रल टर्म जो कन्फिग्रेशन है वो हमारे पास में गिवन है 4, और एलएस कपलिंग जो है उसके अकॉर्डिंगली बताना है कौन सा वाला यहाँ पर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कौन सा स्पेक्ट्रल टर्म जो है यहाँ पर सही यूज़ किया गया है। तो अगर यहाँ पर बात करें इस वाली टर्म की जैसे, तो 2s+1 की इसमें कितनी वैल्यू है, 4 है मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। अच्छा, s के स्टेट में l की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, तो j की वैल्यू हो जाएगी इस केस में 3/2, ठीक है, l - s से l+s। तो यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये वाली स्टेट पॉसिबल नहीं है बाय यूजिंग एलएस कपलिंग, ठीक है। इसमें अगर इसी तरीके से बात करें तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर s की वैल्यू है 2s+1 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स हाफ है यहाँ पर, ठीक है। l इज इक्वल टू है यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा j की वैल्यू 2 - हाफ दैट मीन्स 3/2, ठीक है, से 5/2, तो 3/2 और 5/2, तो ये वाला सही ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला सही ऑप्शन है ना। और ये वाला देखें एक बार चेक करके, तो 2s+1 दिस इज इक्वल टू 3, ये वाला सही है बाय यूजिंग एलएस कपलिंग, ठीक है। 2s+1 इज इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाती है 1, ठीक है। और l की वैल्यू कितनी है इस केस में, 0 है, तो j की वैल्यू भी 1 है, बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये वाला होगा, क्यों होगा, क्योंकि इस केस में देखिए एलएस कपलिंग में आइदर या तो l 0 हो जाए या फिर s 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए, उस केस में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है वीक, ठीक है। तो वहां पर उस केस में आप जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये वाला चूज करेंगे, तो यही यहां पर करेक्ट आंसर होगा 2d 5/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपके केस में नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इसमें मैच द फॉलोइंग था। 2 पार्टिकल्स हैं, एनर्जी लेवल्स है, उसमें एनर्जी है 0, एनर्जी E है और 2E है, ठीक है। ये पार्टीशन फंक्शन, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में जब पार्टिकल्स इंडिस्टिंग्विशेबल होंगे ये दोनों, उस केस में पार्टीशन फंक्शन की क्या वैल्यू होगी वो हमें इसमें से देख करके बताना है। डिस्टिंग्विशेबल होगी तो क्या होगा, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे अगर ये पार्टिकल्स तो क्या होगा, और फेर्मी-डिरैक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे तो क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम से पहले ही करवाया था, ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं, इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसमें शॉर्ट ट्रिक ये है कि देखिए इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी के केस में अगर 2 पार्टिकल्स है तो ऑब्वियसली 1/n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट मींस 1/2, तो 1/2 इन 4 ऑप्शंस में देखने से पता चलता है इसी में ही है, ठीक है। अच्छा, अब इस केस है एमबी डिस्टिंग्विशेबल में, तो आप देखिए कितने नंबर ऑफ वेज हैं, तो gi⁴ni होते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा कितने नंबर ऑफ लेवल्स हैं, 3 हैं, तो 3 स्टेट्स 2 पार्टिकल्स 3⁴2 विच इज 9, ठीक है। तो 9 टर्म्स किस में आ रही हैं, 9 टर्म्स, देखिए 9 टर्म्स यहां पर आ रही हैं इस वाले केस में, ठीक है। तो यहां पर इस वाले केस में आने लग रही हैं, इसलिए हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में इसका वैल्यू क्या होता है, ni प्लस में gi माइनस में 1 डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल और gi माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा ni प्लस gi विच इज 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, तो 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इज 2 मल्टीप्लाई विद gi माइनस 1, तो 3 - 1 इज 2 फैक्टोरियल, तो यहां से कैंसिल हो गया 6 टर्म्स देखिए किसमें आने लग रही हैं, 6 टर्म इसमें आ रही हैं, 1 + 1 2, 2 और 2 4 5 और 6, तो ये इससे मैच करेगा, ठीक है। और फेर्मी-डिरैक ये जो बच गया ये, ठीक है। और वेरीफाई करवाने के लिए GI/CNI ये फॉर्मूला होता है ना प्रोबेबिलिटी का, तो इस केस में कितना आ जाएगा, टर्म्स कितनी आएंगे यहाँ पर, GI है तो 3 है, 3C2 दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 टर्म्स इसमें आने लग रही है, तो ये जाएगा इससे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करें। एक क्वेश्चन और भी आया था जैसे यहाँ तक मुझे याद है, और आप देखिएगा उसको खुद से, ठीक है। उसमें क्या था कि अब साइलेंट R जो है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, वो आपने उसका ग्राफ ड्रॉ करना था, ठीक है। और वो ड्रॉ जो करना था वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में, ठीक है, वर्सेस टेम्परेचर था, वर्सेस टेम्परेचर। तो इसके लिए देखिए काम कीजिए आप, काई वर्सेस टी का ग्राफ आप जानते हैं, काई वर्सेस टी का ग्राफ, काई वर्सेस टी का ग्राफ फेरोमैग्नेटिक केस में कैसा होता है, इस टाइप से होता है,
ठीक है, इस टाइप से। और अगर मैं बात करूं पैरामैग्नेटिक केस में तो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से जाएगा। तो ये फेरोमैग्नेटिक और ये वाला होगा पैरामैग्नेटिक केस में। और जो रिलेशन होता है एप्सिलॉन आर और काई में, वो क्या होता है, ये होता है एप्सिलॉन आर दिस इक्वल टू 1 प्लस में काई, ठीक है, ये रिलेशन होता है यहाँ से। तो आप देखिएगा ग्राफ किस तरीके से आता है, दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर टी सी, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए जो ग्राफ जो है वो इस टाइप से आने लग रहा है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ से। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।